नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश की राजनीति में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर हलचलें तेज हो गई। पार्टियों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। अपने आधार को मजबूत करने की दिशा में उन्होंने नए नए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। रणनीति बदलनी शुरू कर दी है। नए नए फैक्टर भी सामने आ रहे हैं। जैसे अभी ब्राह्मण समाज से एक पीसीएस अधिकारी ने त्यागपत्र देकर सवर्ण और सनातन के नाम पर पार्टी बनाने की घोषणा कर दी। ऐसे में सभी दलों ने अपने अभियान शुरू किए। जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठनात्मक ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया है, अपने संगठन को, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया है, वहीं समाजवादी पार्टी अपने जो बेस वोट बैंक है उसको मजबूत करने में लगी हुई है। समाजवादी पार्टी ने अभी 2 दिन पहले यानी परसों 2 बड़े नेताओं को, मुस्लिम नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया। इसमें एक है नसीमुद्दीन सिद्दीकी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी मुस्लिम समाज के बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है उनका राजनीति में, और अभी तक वो कांग्रेस में थे। कांग्रेस में वो क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे थे, लेकिन अब 1 हफ्ता या 10 दिन पहले उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। तो ये माना जा रहा था कि हो सकता है उनकी बहन जी से कुछ बात हुई हो और वो बहुजन समाज पार्टी में चले जाएं लौटकर। लेकिन परसों उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली अपने समर्थकों के साथ। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का जो प्रभाव है वो विशेष रूप से, चूंकि वो बुंदेलखंड के रहने वाले हैं, बांदा उनका गृह जनपद है, तो बुंदेलखंड के मुस्लिम समाज में और बाकी मध्य उत्तर प्रदेश में भी, कानपुर क्षेत्र में भी है, लखनऊ क्षेत्र में भी है, और विशेष रूप से उनका समर्थन पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद मंडल में, खासकर बिजनौर में उनका खासा प्रभाव है। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी को शामिल करके समाजवादी पार्टी ने एक तरह से अपने बेस वोट को ही मजबूत करने का काम किया है। और अखिलेश यादव के साथ मिलकर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी अपना भविष्य सुनिश्चित करने की कोशिश की है, क्योंकि कांग्रेस में तो उन्हें कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी। वो ये मान चुके थे कि कांग्रेस में रहकर राजनीति में सफलता अर्जित नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने, जब वो बहुजन समाज पार्टी में थे तो राजनीति की बुलंदियों पर थे और बड़े नेता के रूप में देखे जाते थे। कई विभागों के और प्रभावशाली विभागों के वो मंत्री थे। इसके साथ ही पश्चिम के एक और मुस्लिम नेता अनीस अहमद फूल बाबू को भी समाजवादी पार्टी ने अपने दल में शामिल किया है। ये पीलीभीत के नेता हैं और पीलीभीत से कई बार एमएलए रहे हैं और पूर्व मंत्री हैं। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ही ये मंत्री भी रहे थे। फूल बाबू को भी शामिल करके, खासकर पीलीभीत जनपद में, उन्होंने मुस्लिम समाज में अपनी घुसपैठ अखिलेश यादव ने बढ़ाई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस से आए हैं और अखिलेश यादव की पार्टी में शामिल हुए हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, यानी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। अपने गठबंधन में ही अखिलेश यादव ने तोड़फोड़ कर दी और गठबंधन के ही बड़े नेता को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। अब इससे ही अनुमान लगाया जा सकता है कि 2027 का जो चुनाव होगा उसमें इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति होगी। यहां आंतरिक तालमेल और सामंजस्य बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, और ये बात कांग्रेस के लिए भी सोचनीय है। कांग्रेस को सोचनी चाहिए कि उससे बात किए बगैर, उससे पूछे बगैर उनके एक नेता को समाजवादी पार्टी ने शामिल कर लिया। तो क्या गठबंधन के अंदर कोई विश्वास का माहौल है, विश्वास का वातावरण है? ऐसा नजर नहीं आ रहा है। अन्यथा अपने गठबंधन में ही तोड़फोड़ नहीं होती, लेकिन हुई है। और अखिलेश यादव ने इस बात की बिल्कुल भी चिंता भी नहीं की कि कांग्रेस पर क्या असर पड़ेगा, कांग्रेस क्या सोचेगी, कांग्रेस क्या करेगी, इसकी कोई परवाह अखिलेश यादव ने नहीं की। उसकी वजह साफ है कि अखिलेश यादव ने पिछले लोकसभा चुनाव में 2024 में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया
और अब उसके बल पर ही कांग्रेस को भी कुछ मजबूती मिली। तो इसलिए अखिलेश यादव निश्चिंत हैं। और वैसे भी मध्य प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो वहाँ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच काफ़ी तनावपूर्ण वातावरण हो गया था, माहौल हो गया था, और कांग्रेस ने घनघोर उपेक्षा की थी अखिलेश यादव की। तो अखिलेश यादव भी अब कोई परवाह उनकी नहीं कर रहे हैं, लेकिन पीडीए की मजबूती के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। और उनके की रणनीति के हिसाब से, उनकी जो नीति है, राजनीति है, रणनीति है, जो उनका वैचारिक अधिष्ठान है, उसके अनुसार उनका निर्णय ठीक ही है, अपनी पार्टी को मजबूत करना। अब अपनी पार्टी के बारे में कांग्रेस सोचे कि आखिर वो एक मुस्लिम बड़े नेता को अपने पास जोड़कर क्यों नहीं रख पाई। ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। कांग्रेस को सोचना चाहिए, कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व को सोचना चाहिए। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। राहुल गांधी सीधे पीएम से नीचे तो कोई बात ही नहीं करते हैं, जो भी चुनौती देते हैं पीएम को देते हैं। लेकिन उनका जो गृह राज्य है, क्योंकि राहुल गांधी का गृह राज्य इसलिए कहना चाहिए कि वो यहीं से सांसद हैं, यहीं उनका परिवार चुनाव लड़ता रहा है, तो इसलिए उन्हें अपने राज्य की कोई चिंता नहीं। उनके नीचे से, पैरों के नीचे से जमीन खिसकती चली जा रही है, लेकिन वो नीचे जमीन पर देखने को तैयार नहीं है। वो और दिल्ली में बैठे उनके नेता सिर्फ आसमान की तरफ देखते हैं और प्रधानमंत्री को ही टारगेट करने में अपना हित समझते हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी का ही होगा। अब देखते हैं आगे भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपना रणनीति इनसे चुनाव में समाजवादी पार्टी से मुकाबला करने के लिए क्या कुछ परिवर्तन करती है। क्या अभी भारतीय जनता पार्टी केवल अपने संगठनात्मक ढांचे पर फोकस कर रही है। उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान शुरू किया है। इस अभियान से कार्यकर्ताओं को में नई सोच और वैचारिक परिपक्वता लाने की उनकी कोशिश है, और भारतीय जनता पार्टी संगठन के बल पर बड़ी सफलताएं भी अर्जित करती रही है। अब नए नए घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में होंगे, नई नई चालें चली जाएंगी, नए नए नेताओं का प्रकटीकरण भी होगा, आवागमन भी होगा, कुछ नेता पार्टियां बदलेंगे, दल बदलेंगे। तो ये आने वाले समय में हम इस पर निगाह रखेंगे और आपके साथ चर्चा करेंगे। आपके साथ तात्कालिक और तथ्यपरक बातों को हम साझा करेंगे। आपसे अपेक्षा है और अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आज के इस संवाद में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक नए विषय के साथ, किसी खास मुद्दे के साथ, विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।